स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। 5:40 शाम सोमवार 22 सितंबर 2025 दिल्ली की सड़कों पर दिन की भीड़ थमने लगी थी, लेकिन आकाश में काले बादल छाए थे, मानो कोई रहस्यमयी तूफान आने वाला हो। हवा में नमी थी और दूर से बिजली की कौंध दिख रही थी जो हरियाणा के उस सुनसान गांव की ओर इशारा कर रही थी जहां रिया शर्मा जा रही थी। रिया 27 साल की एक उत्साही पुरातत्वविद अपनी पुरानी लाल स्कूटर पर सवार थी, जिसकी आवाज सड़क पर गूंज रही थी। उसका बैग भारी था, उसमें पुराने पन्नों से भरे नक्शे, एक मजबूत मेटल टॉर्च, एक डिजिटल रिकॉर्डर और एक छोटी डायरी थी जिसमें वह अपनी खोजों का ब्यौरा लिखती थी। रिया की आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी, लेकिन मन में एक अनजाना डर भी कुलबुला रहा था। वह पिछले 6 महीनों से एक प्राचीन दर्पण की खोज में थी जिसकी कहानियां गांव के बुजुर्गों ने सुनाई थीं। एक ऐसा दर्पण जो आत्माओं को कैद करता था और देखने वाले की आत्मा को उसमें खींच लेता था। हवेली तक पहुंचने में उसे रात के 9 बजे तक का समय लगा। सड़कें सूनी थीं और हरियाणा के उस छोटे से गांव में सिर्फ चींटियों की सरसराहट और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली एक पुराने महल जैसी थी, उसकी दीवारें काई और मकड़ियों के जाल से ढकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं जिनसे ठंडी हवा अंदर आ रही थी और मुख्य दरवाजे पर जंग लगा हुआ भारी ताला लटक रहा था। रिया ने अपने बैग से एक मजबूत कैंची निकाली और ताले को तोड़ने की कोशिश की। धातु की चीख के साथ ताला टूटा और दरवाजा कायरता से खुला। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी गंध ने घेर लिया, गीली मिट्टी, सड़े हुए फूलों और पुरानी लकड़ी की मिलीजुली महक जो उसकी नाक को चिढ़ा रही थी। उसने रिकॉर्डर चालू किया और अपनी ठंडी आवाज में बोली, रिया शर्मा, 22 सितंबर 2025 9:05 शाम, हवेली में प्रवेश, वातावरण ठंडा, गंध असामान्य, जांच शुरू करती हूं। हवेली का अंदरूनी हिस्सा भयानक और रहस्यमयी था। दीवारों पर पुराने तेल चित्र लटके थे जिनमें चेहरों के रंग उधड़ गए थे और आंखें काली गड्ढों की तरह दिख रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी जिस पर रिया के जूते के निशान बन रहे थे। छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं और हर बूंद के साथ एक छोटी सी गूंज पैदा हो रही थी। रिया ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। उसकी किरणें दीवारों पर उछल रही थीं और अंधेरे कोने में कुछ हल्की चमक दिखी। वह उस ओर बढ़ी, अपने कदमों की आवाज को दबाते हुए। कमरे में एक बड़ा पुराना दर्पण था। इसका फ्रेम लकड़ी का था जो कभी सुनहरे रंग का रहा होगा, लेकिन अब काला पड़ गया था और कीड़ों ने उसमें छेद कर दिए थे। दर्पण का कांच धुंधला था, मानो सैकड़ों सालों की धूल उस पर चढ़ गई हो, और उस पर अजीब नक्काशियां थीं, मानव चेहरों की जो दर्द से चीख रही थीं, उनकी आंखें बंद और मुंह खुला हुआ। रिया ने नक्शे को अपने बैग से निकाला और उसे चेक किया। एक पुरानी तस्वीर में वही दर्पण था और नक्शे पर लिखा था, आत्माओं का आईना, सावधान। यह वही है, उसने सोचा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने दर्पण को छुआ। सतह ठंडी थी जैसे बर्फ का टुकड़ा और उसकी उंगलियों से एक झंझनाहट निकली। तभी दर्पण में उसकी परछाई हिली, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक औरत की परछाई थी, लंबे काले बालों वाली, चेहरा पल्लू से ढंका हुआ और शरीर में एक अजीब सा कंपन। रिया ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ खाली कमरा और टपकती छत। शायद थकान है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीना ठंडा होकर उसकी पीठ पर बह रहा था। वह रिकॉर्डर की ओर बढ़ी और बोली, दर्पण में कुछ अनजाना दिखा, शायद परछाई का भ्रम, लेकिन जांच जारी रखूंगी। तभी दर्पण में उसकी परछाई फिर हिली। इस बार औरत का चेहरा साफ हुआ, गोरा, सुंदर, लेकिन आंखें खाली, जैसे कोई आत्मा उसमें फंसी हो, और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। रिया ने सांस रोकी। उसकी उंगलियां टॉर्च को कसकर पकड़ रही थीं। कौन हो तुम? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट और कमरे के एक कोने से आने वाली हल्की सिसकी थी। रात और गहराने लगी। घड़ी में 11:30 रात का समय था।
और हवेली में अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। रिया ने दर्पण के चारों ओर फोटो खींचे। उसने अपने कैमरे से हर कोण को कवर किया और नोट्स लिए कि नक्काशियों में छिपे पैटर्न क्या हो सकते हैं। लेकिन हर बार जब वह दर्पण के सामने खड़ी होती, उसकी परछाई में वह औरत दिखती। कभी वह मुस्कुराती, कभी आंखें लाल हो जाती और कभी उसके हाथ दर्पण के कांच से बाहर की ओर बढ़ते दिखते। रिया का दिमाग उलझ गया और उसका पसीना ठंडा पड़ रहा था। उसने रिकॉर्डर पर कहा, यह कोई भ्रम नहीं, दर्पण में कुछ जीवित है, शायद एक आत्मा। आगे की जांच जरूरी है। रात के 12 बजे हवेली में अजीब आवाजें आने लगीं। कांच टूटने की, पैरों की आहट और दीवारों से आने वाली हल्की सिसकियां। रिया ने टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर निकली। गलियारे में एक ठंडी हवा बह रही थी जो उसकी त्वचा को चुभ रही थी और दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। वह दर्पण के कमरे में लौटी, लेकिन दृश्य बदल चुका था। दर्पण अब खाली नहीं था। उसमें रिया का चेहरा नहीं, बल्कि वह औरत का चेहरा था। लंबे नाखून, काले दांत और एक डरावनी हंसी जो कमरे में गूंज रही थी। रिया चीखी, उसकी आवाज गलियारे में प्रतिध्वनित हुई और उसका हाथ कांपने लगा। तभी दर्पण से एक हाथ निकला। वह पतला था, ठंडा और नाखूनों से भरा हुआ, जो रिया की कलाई की ओर बढ़ रहा था। रिया पीछे हटी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी त्वचा पर ठंडक और दर्द का मिश्रण था, जैसे कोई नुकीला पत्थर उसमें घुस रहा हो। मुझे आजादी चाहिए, एक कर्कश आवाज आई जो दर्पण से बाहर निकल रही थी, मानो कोई गला फटा हो। रिया ने छुड़ाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कैंची की ओर बढ़ीं, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी। उसने बैग से कैंची निकाली और हाथ पर जोर से मारा। खून का एक छींटा दर्पण पर गिरा और हाथ वापस चला गया। दर्पण शांत हो गया, लेकिन रिया का हाथ लाल निशान से ढक गया था और उसकी कलाई पर एक जलन फैल रही थी। रिया ने रिकॉर्डर बंद किया और सोचा कि हवेली से निकल जाए। उसका शरीर थकान से टूट रहा था और सिर में भारीपन था। वह दीवार से टिकी और फर्श पर बैठ गई। उसकी सांसें भारी थीं, उसकी आंखें बंद हुईं और दिमाग में अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह औरत दिखी। उसका नाम था माया। माया ने बताया कि वह 200 साल पहले इस हवेली की मालकिन थी, एक सुंदर औरत जिसे उसका पति धोखा देता था। एक रात क्रोध में आकर उसने माया को मार डाला और उसकी आत्मा को दर्पण में कैद कर दिया ताकि उसका बदला ना हो सके। मुझे रिहा करो, वरना तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी। माया की आवाज गूंजी जो रिया के कानों में चुभ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा दर्द से विकृत था। रिया जागी। उसका हाथ अब और दुख रहा था और दर्पण में उसकी परछाई बदल रही थी। उसके चेहरे पर माया की छाया दिख रही थी। उसने नक्शे को फिर से देखा। एक पंक्ति थी, दर्पण को तोड़ने के लिए खून चाहिए, लेकिन सावधान, आत्मा का बदला हो सकता है। रिया का दिल बैठ गया। क्या उसे अपना खून देना होगा? वह डर रही थी, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन जिज्ञासा और उसकी पुरातत्वविद की आत्मा ने उसे आगे बढ़ाया। उसने कैंची से अपनी उंगली काटी। खून की एक बूंद नीचे गिरी और उसने उसे दर्पण पर छींटा। खून की बूंदें कांच पर फैलते ही दर्पण चमक उठा, मानो कोई जादुई शक्ति जाग गई हो। खून के छींटे पड़ते ही दर्पण चमक उठा और कमरे में हवा तेज हो गई। दीवारों से चीखें आने लगीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। माया का चेहरा दर्पण से बाहर आया। अब वह पूरी थी, लंबे काले बालों वाली, काले कपड़ों में लिपटी और आंखें लाल जैसे आग जल रही हो। उसकी त्वचा पीली थी और नाखून लंबे और नुकीले थे। धन्यवाद रिया, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडा सुख था। वह रिया की ओर बढ़ी, उसका हर कदम फर्श पर धूल उड़ाता हुआ। रिया ने पीछे हटते हुए चिल्लाया, मैंने तुम्हें रिहा किया, अब मुझे छोड़ दो। लेकिन माया हंसी। उसकी हंसी कमरे में गूंजी और दीवारें कांपने लगीं। मैं आजाद हुई, लेकिन तुम मेरे बदले में फंस गई। दर्पण को तोड़ने का दाम चुकाना होगा। माया ने रिया को छुआ और उसकी उंगलियां रिया की कलाई पर पड़ीं। एक ठंडी लहर रिया के शरीर में दौड़ी और उसकी आत्मा दर्पण में खींची जाने लगी। रिया ने लड़ी। उसने अपने हाथों से माया को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी।
उसकी आंखें डर से भर गईं और उसका शरीर हल्का पड़ रहा था। तभी उसने रिकॉर्डर पर रिकॉर्डिंग सुनी। माया की कहानी के बाद एक पुरानी प्रार्थना थी जो माया के पति ने इस्तेमाल की थी। रिया ने उसे तेजी से दोहराया, ओं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। प्रार्थना के शब्दों के साथ दर्पण हिलने लगा और माया की चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जो रिया के कानों को फाड़ रही थी। माया वापस दर्पण में चली गई, लेकिन रिया का एक हिस्सा, उसकी परछाई, उसमें फंस गई। रिया हवेली से भागी। उसकी सांसें तेज थीं और पैर लड़खड़ा रहे थे। बाहर का हवा ठंडी थी और बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं, लेकिन उसकी परछाई अब हमेशा दर्पण जैसी थी। जब भी वह शीशे में देखती, माया का चेहरा उसके साथ दिखता। हर रात उसे माया की आवाज सुनाई देती, तुम मेरी हो रिया। वह अब पुरातत्व की नौकरी छोड़ चुकी थी और अपने घर में अंधेरे से डरती थी। लोग कहते हैं कि हवेली आज भी खड़ी है और दर्पण में दो चेहरे दिखते हैं, माया और रिया का, जो एक दूसरे को देखते हुए चीखते हैं। रिया की आत्मा आधी आजाद है और आधी उस अंधेरे आईने में कैद, हमेशा के लिए।